आज हम शीत युद्ध का दौर अध्याय में भारत और शीत युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे कि शीत युद्ध में भारत की क्या भूमिका रही, किस प्रकार रहा। तो हमने पूर्व वीडियो में जाना था कि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से रहा है। तो भारत की अगर हम देखें शीत युद्ध में, तो भारत की शीत युद्ध के दौरान दो स्तर पर क्या रही भूमिका रही। कितने स्तर पर? दो स्तर पर भूमिका रही। पहली जो भूमिका रही यानी प्रथम स्तर की बात करें तो प्रथम स्तर पर देखें तो भारत ने अपने आप को एक सचेत और सजग के रूप में, सचेत व सजग के रूप में दोनों ही महाशक्तियों से अपने आप को पूर्णतः क्या किया, अलग रखा। यानी प्रथम स्तर पर हम देखें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक होने के कारण भारत ने दो स्तर पर अपनी भूमिका निभाई। प्रथम स्तर पर भारत ने सचेत व सजग के रूप में अपने आप को दोनों ही महाशक्तियों से क्या किया, अलग रखा। हम देखते हैं दूसरे स्तर की बात करें तो दूसरे स्तर की बात करें तो भारत ने क्या किया कि अभी जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, जो कि अभी अभी उपनिवेशवाद के चुंगल से स्वतंत्र हुए थे, उनका महाशक्तियों में शामिल होने का पूर्ण जोर क्या किया, विरोध किया और उनको एक मंच प्रदान किया कि वह भी दोनों खेमों में शामिल न होकर गुटनिरपेक्ष की नीति का क्या करें, अनुसरण करें। हम देखते हैं कि हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी, ये नीति न तो निष्क्रियता की नीति थी, न ये तटस्थता की नीति थी और न ये पलायन की नीति थी। जबकि इसका मेन उद्देश्य जो था वो ये था कि दोनों महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता की जो जकड़ है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए, उनके बीच आपस में संवाद बनाया जाए ताकि विश्व पूर्णव्यापी युद्ध से क्या उसके बच सके। और इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि हमें पता है कि 1950 से 1953 के मध्य कोरिया युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? कोरिया युद्ध, जिसे कोरिया संकट के नाम से जाना जाता है। और यह शीत युद्ध का प्रथम युद्ध था जिसमें उत्तरी कोरिया का समर्थन सोवियत संघ ने किया था और दक्षिण कोरिया का समर्थन अमेरिका ने किया था। उस युद्ध में भारत ने दोनों ही महाशक्तियों के मध्य संवाद या मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी और इस युद्ध को समाप्त करने में अहम भूमिका अदा की थी। भारत शीत युद्ध के दौरान खुद भी इस प्रकार से संलग्न रहा कि दोनों ही महाशक्तियों के मध्य संवाद बना रहे। समय समय पर भारत ने जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों को भी इस कार्य में क्या किया, संलग्न रखा। और वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो दोनों ही गुटों से अलग थे, उनको भी महाशक्तियों के साथ संयम और मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया। इस प्रकार से भारत ने पूर्णव्यापी युद्ध विश्व पटल पर टालने में शांति, सहयोग व सह अस्तित्व बनाए रखने में पूर्णतः अपनी क्या की भूमिका निभाई।
भारत की ये जो गुट निरपेक्षता की नीति है, इसको लेकर फिर जो विद्वान हैं उनमें पक्ष में और विपक्ष में तर्क दिए गए कि भारत की जो नीति है वह किस प्रकार भारत के लिए उपयोगी रही। तो जो विद्वान हैं उन्होंने भारत की गुट निरपेक्षता को उदार आदर्शवाद कहा और इस नीति के कारण भारत दो बातों में अपना हित साध सका, साधन रहे। क्या है? दो बातों में। पहला तो ये है, हम देखते हैं कि पहली बात कि भारत पूर्णतः स्वतंत्र रूप से अपने हित साधन के फैसले ले सका, यानी कि भारत इन गुटों में शामिल नहीं होने से वह पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने फैसले लेने के लिए सुरक्षित रहा। वो अपने हित के अनुसार अपना अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फैसला ले सकता था। दूसरी करें कि भारत दोनों ही महाशक्तियों के लिए एक विषय रहा कि भारत को लेकर कोई भी महाशक्ति न तो पूर्णतः अपनी धौंस जमा सकती थी और न ही बेफिक्र रह सकती थी, क्योंकि जब भारत को लगा कि एक महाशक्ति उससे दूर जा रही है तो उसने दूसरी महाशक्ति से अपनी नजदीकियां बनाने का प्रयास किया। इससे दूसरी महाशक्ति ने सोचा कि कहीं भारत पहली महाशक्ति के पास न चला जाए, तो दोनों महाशक्तियां भारत को लेकर न तो अपनी धौंस जमा सकी, न ही क्या रही, बेफिक्र रही। इस प्रकार से भारत ने दोनों ही महाशक्तियों से सहयोग और मध्यस्थता के रूप में कार्य किया। लेकिन कुछ आलोचक भारत की इस गुट निरपेक्षता की नीति को लेकर आलोचना भी करते हैं। आलोचकों का अगर देखें, आलोचना की बात करें तो जो आलोचक हैं उनका प्रथम तर्क क्या है? प्रथम तर्क यह है कि भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति है, क्या है? गुट निरपेक्षता की नीति है वो सिद्धांत विहीन है। क्या है? सिद्धांत विहीन है, यानी कि भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति है वह सिद्धांत विहीन है। यानी बहुत से अंतरराष्ट्रीय फैसलों में भारत ने अपनी गुट निरपेक्षता की नीति को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाया, जो कि भारत के लिए, भारत राष्ट्र के लिए वह उचित न रह सका। और इसी कारण हम देखते हैं कि 1962 में भारत और चीन का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। फिर हम देखते हैं कि दूसरा जो तर्क देते हैं वो ये देते हैं कि भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति है, दूसरा जो आलोचक तर्क देते हैं वो ये है कि भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति है वो विरोधाभासी है। क्या है? विरोधाभासी है। अब विरोधाभासी क्यों बताते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि भारत और जो सोवियत संघ है उसके मध्य सन 1971 में भारत सोवियत संघ मैत्री संधि हुई थी। और उस संधि को विश्व के विभिन्न जो दार्शनिक हैं या चिंतक हैं वो ये मानते हैं कि भारत क्या हो गया? सोवियत खेमे में शामिल हो गया। इसके लिए इस कारण वह कहते हैं कि भारत गुटों में शामिल होने का पुरजोर विरोध कर रहा था, वह खुद ही सोवियत संघ से मैत्री संधि करके एक तरह से सोवियत खेमे में क्या हो गया? शामिल हो गया। जबकि हम देखते हैं कि भारत के जो राजनेता हैं उनका तर्क था कि भारत बांग्लादेश संकट के दौरान सामरिक व राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए, सामरिक और राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए उसने क्या किया था? सोवियत मैत्री संधि की थी। और इस संधि के दौरान
इस संधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, भारत पूर्णतः स्वतंत्र था। वह अमेरिका व उसके अन्य सहयोगी देशों से स्वतंत्र रूप से सहयोग प्राप्त कर सकता था, व्यापारी समझौते कर सकता था, वह पूर्णतः क्या था, स्वतंत्र था। तो इन दो बातों को लेकर हम भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। पहली जो आलोचना की जाती है वो सिद्धांत विभिन्नता के आधार पर की जाती है, दूसरी की जाती है विरोधाभासी प्रवृत्ति को लेकर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत ने शीत युद्ध के दौरान अपनी स्थिति प्रकट की। तो ये था अपना आज का भारत में शीत